This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाजरीन, रोज़ाना की तरह आज भी एक हमारा मखसूस टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और आज के टॉपिक की अहमियत कुछ इस तरह से है कि मेरे ख़्याल में किसी मुल्क को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, गो के इसका तस्करा नहीं होता, लेकिन एक इकॉनमी ऑफ द कंट्री और उसको चलाना एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत एक्सपर्ट्स लोगों का काम है। और ये एक्सपर्ट्स लोग फाइनेंशियल सेक्टर्स के, यकीनन ये बैंकों को चलाने वाले हैं। तो आज ये बैंक्स जो हैं ये मुल्क की इकॉनमी को चलाते हैं, और बैंक्स को चलाने वाले वो बैंक्स को चलाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी के ड्राइवर्स जो हैं वो लोग हैं जो बैंक्स को चलाते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है वो उस इदारे के सरबराह हैं जो बैंक के सदरों को पढ़ाते हैं और बैंक के चलाने वालों को चलाते हैं। यकीनन आप मेरे इस तारुफी कलमा से पहचान गए होंगे कि आज हमारे मेहमान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब हुसैन लवाई साहब। हुसैन लवाई साहब का मैं सिर्फ नाम ही ले दूं तो काफ़ी है। पाकिस्तान की बैंकारी की सनद में एक बड़ा नाम है, और जो शख्स बैंक को जानता है वो शख्स हुसैन लवाई के नाम से भी वाकिफ़ होगा यकीनन। लवाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। आप एक बैंक की सरबराही भी कर रहे हैं और आप इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी हैं आप। तो गोया तमाम बैंकर्स को आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो यकीनन बहुत काबिल क़दर काम है। सर, अब आपकी शख्सियत अब बैंकारी के हुदूद को ऊपर आ चुकी है इसके, तो किसी एक बैंक और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करना भी मेरे ख्याल में अभी ये थोड़ी छोटी चीज़ रहेगी आप। तो मैं आपसे ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की मईशत और इसके बारे में आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगा और आपका मैं ख्यालात से आगाही हासिल करना चाहूँगा। एक चीज़ सिर्फ बैंकिंग के बारे में ये कहा जाता है कि मुल्क का डेवलपमेंट किस सेक्टर में चाहिए, बैंकर ज़्यादा बेहतर समझता है, और फिर बैंकर्स उसके लिए असबाब पैदा करता है, उसके लिए फैसिलिटेशन पैदा करता है। एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सेक्टर है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमई जिसे कहते हैं। तो एसएमई, सबसे पहले तो मैं ये मालूम करना चाहूँगा आपसे कि एसएमई किस ज़मरे में रहते हैं, बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में इसी की डेफिनेशन क्या है। फिर पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो स्टेट बैंक किसको कहता है कि यानी पेड अप कैपिटल होता है या नंबर ऑफ़ पीपल होता है या टर्नओवर होता है, क्या चीज़ होती है। तो एसएमई की तारीफ़ पहले ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एसएमई की जो डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर मुख्तलिफ रही है। अच्छा। उसकी 2 या 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने आपके इदारे के अंदर, अच्छा, आपका टर्नओवर सालाना कितना है। तो ये 2 बड़े जो है, और आप कितना एक वक्त के अंदर बोरो कर सकते हैं, ये 3 क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर अच्छा आप एसएमई डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन एसएमई को भी पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक ने 2 हिस्सों में कर दिया है। अच्छा, एक स्मॉल इंटरप्राइज़ कर दिया और एक मिडिल इंटरप्राइज़ कर दिया है। इसकी वजह यह है कि जो बैंक्स है वो स्मॉल इंटरप्राइज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो उसको तवज्जो दिलाने के लिए उन्होंने अलग कर दिया। एसएमई की इम्पोर्टेंस ये है कि तकरीबन आप ये समझिए कि 75% जो वर्क फोर्स होती है इस सेक्टर के अंदर वो एसएमई एम्प्लॉय करता है। जो लार्ज सेक्टर इंटरप्राइज होती हैं वो सिर्फ 25% करती है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होता है और यहाँ पर लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा होता है। और वो इसकी अहमियत आप इस तरह से भी देख लीजिए कि जो लार्ज स्केल इंटरप्राइज होती हैं, जो बड़े इदारे होते हैं जी, उसको चलाने वाले यही होते हैं। यानी कि जो वेंडर होते हैं, जो वेंडर इंडस्ट्री होती है वो यही होती है। बिल्कुल।
मतलब मिसाल के तौर पर एक कार असेंबली प्लांट है या कार मैन्युफैक्चरिंग है, अब उसके अंदर 5,000 से ऊपर पार्ट्स लगते हैं। बिल्कुल। वो पार्ट्स ये छोटे एसएमई ही बनाते हैं, तो उसकी अहमियत आप इससे अंदाज, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आप अंदाज़ा दीजिए कि वो कितनी बड़ी अहमियत है। जैसे बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर इसकी अहमियत इससे भी ज़्यादा है कि यूएस जो डेवलप कंट्री है, इसके बावजूद जहाँ पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी 85% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एसएमईज। आप 85% ऑफ द एम्प्लॉयज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एसएमई। तो एसएमई की इतनी बड़ी अहमियत है कि दे आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंट्री। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, इसकी इकोनॉमी में अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। जी, बैनुल-अक़वामी हमने बात की कि इसकी डेफिनेशन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसकी क्या अहमियत है और क्या साइज़ है इसका, कितना कंट्रीब्यूशन है? पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एसएमई का बहुत बड़ा किरदार है, और अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली। अच्छा, इसी में मैं ज़रा और एक्सटेंशन कर लूँ जी, कि इसका एम्प्लॉयमेंट वाइज, इसका टैक्स कंट्रीब्यूशन और इसका इनोवेशन में, इन तीनों चीज़ों के तनाजुर में मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? देखिए जी, फिगर वाइज तो अवेलेबल नहीं है, नहीं ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक मेरा गेस्टिमेट है जी, विच इज़ सपोर्टेड बाय द फिगर विच आर अवेलेबल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। उसके अंदर मेरा अपना ये ख्याल है कि 75% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय एसएमई। पाकिस्तान के अंदर एसएमई प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि हमारे पास लार्ज सेक्टर जो इंडस्ट्री है बड़ी महदूद है पाकिस्तान के अंदर, बहुत महदूद है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, टेक्सटाइल ले लीजिए, तो इसके अलावा मतलब हमने कोई बड़ी इंडस्ट्री डेवलप नहीं की कि जिसके ऊपर हम कर दें। दूसरी बात जो आपने, एक तो मैंने कहा कि आपको एम्प्लॉयमेंट की बात मैंने बता दी, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इनोवेशन के अंदर इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इनोवेशन के अंदर इनकी अभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन जो दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर जो छोटी कंपनी जो एसएमईज होती हैं वही बड़ा किरदार अदा करते हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए वेरियस इदारे होते हैं। जो सबसे बड़ा इदारा होता है वेंचर कैपिटल होता है, सबसे बड़ा इदारा जो इनोवेशन को प्रमोट करता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इदारा अभी तक बना ही नहीं। एक दो मरतबा कोशिश की गई थी, लेकिन वो बना नहीं। उसके अंदर इस तरह से होता है कि देखो जो हमारे होनहार बच्चे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे 3 महीने पहले एक यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे इनवाइट किया गया। वहाँ पर तकरीबन कोई 150 होनहार बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें जो इनोवेट की थी वो उन्होंने बताई, और वहाँ पर मुझे बड़ी देख के हैरत हुई कि बिज़नेस कम्युनिटी से वहाँ पर कोई लोग थे ही नहीं कि जो उनको देख के उनको अप्रिशिएट करें कि भाई ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो बड़ी वजह ये है कि हमारा जो मीडिया भी है ना, वो भी जो हमारे बच्चों की जो इनोवेशन है उसको प्रमोट नहीं करता। अब उसके बरक्स आप देखें कि अगर बीबीसी का अगर आप कभी देखें तो इनके बाकायदा प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम इस तरह से होते हैं कि जी इनका एक प्रोग्राम होता था, पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, ड्रैगन्स डेन के अंदर ये होता है कि जो उस मुल्क के जो सबसे 6 बड़े सक्सेसफुल बिजनेस हाउस हैं वो बैठते हैं, और हर एक आदमी जो ये समझता है कि मैंने एक नई चीज़ की है या नया मैंने प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ, वो प्रेजेंट करता है। अगर उनकी समझ में आता है, उनको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, अगर उनकी समझ में आता है तो उनको उसी वक्त कमिट करते हैं कि ठीक है हमारी तरफ से आपकी रिक्वायरमेंट कितनी हो, कहते हैं मेरे 2.5 लाख पाउंड चाहिए, तो एक आदमी कहते हैं मैं 1 लाख दूंगा, कहते हैं 50,000 दूंगा, कहते हैं 50,000 दूंगा, उसी वक्त कमिट करते हैं। और कमिटमेंट के साथ सिर्फ वो रकम नहीं देते, इसके अलावा उसको मैनेजमेंट स्किल की भी सपोर्ट करते हैं, उसको अकाउंटिंग की सपोर्ट करते हैं, उसको फाइनेंस से भी सपोर्ट करते हैं। तो जब जिस मुल्क के अंदर मीडिया भी इतना सपोर्ट करेगा तो नेचुरली फिर उसको देख के दूसरे लोग भी मैदान में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होती है। बहुत सही बात की आपने, बहुत सही बात की। अच्छा सर, ये अब हमने बात की एसएमई की, बात की एसएमई के रोल की हमने बात की, अब आते हैं बैंक्स की तरफ कि अब बैंक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है ये लोन डिस्बर्समेंट में, यानी आउट ऑफ टोटल डिस्बर्समेंट ऑफ बैंक्स एसएमई का कितना रेशो
होगा आपके ख्याल में? या कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल है बैंक्स का कि इतना हमारा जो होगा टुवर्ड्स एसएमई होगा, इतना एलएसएम की तरफ होगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? जी हाँ, बाकायदा हमारे जो सेंट्रल बैंक है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उनकी तरफ से बाकायदा हिदायत होती है कि आपको एसएमई को फाइनेंस करना है और बाकायदा टारगेट दिए जाते हैं और हर बैंक का अपने अपने टारगेट होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जी बैंक्स को तो टारगेट जो देने नहीं चाहिए, बल्कि बैंक को खुद उसके अंदर शामिल होना चाहिए। असल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है एसएमई के साथ पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों के अंदर जो लेंडिंग हुई एसएमई को जी, वो सही मयार से नहीं हुई। अच्छा। उसकी वजह से उसकी जो एनपीएल नॉन परफॉर्मिंग लोन का रेशियो है ना, वो ज़्यादा हो गया एसएमई का पर्टिकुलरली एज कम्पेयर टू नॉन परफॉर्मिंग ज़्यादा हो गया। नॉन परफॉर्मिंग कम्पेयर टू जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, उससे बहुत ज़्यादा हो गया। उससे क्या हुआ कि बैंक्स पीछे हट गए एसएमई को देने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जी एसएमई इज़ मोर सिक्योर दैन दी लार्ज स्केल। वजह ये है कि क्योंकि रिस्क बड़ा डाइवर्सिफाई होता है बैंक्स का। लेकिन अब एक अच्छा ट्रेंड ये शुरू हुआ है कि अब चूँकि ECIB भी, यानी कि अगर हम देखें कि किसी कंपनी के मुतालिक हमें पता करना हो तो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके हम पता कर सकते हैं ये डिफ़ॉल्टर है या नहीं डिफ़ॉल्टर है, तो उससे भी मेरा ख्याल में वो उसको मदद मिलेगी। अब मेरे ख्याल में एक रुझान शुरू हुआ है बैंक्स के अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एसएमई को प्रमोट करें और उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है जी, और उसके अंदर बैंक्स को ज़रा मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है बैंकों में, क्योंकि लार्ज स्केल के लिए तो बैलेंस शीट देखी, आपने उनको एनालाइज किया और आपने दे दिया। लेकिन वहाँ पर आपको कैश फ्लो देखना पड़ता है, प्रोजेक्शन देखनी और ये काम खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। अच्छा। उनके साथ बैठना पड़ता है और उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। असल में ये बात है कि सिर्फ देख के ख़त्म नहीं हो जाता, उसको आपको मॉनिटरिंग भी इनका निज़ाम सर देखें। एक अब आप ये नहीं समझते कि कुछ अब बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है ज़्यादा, इसलिए कि पहले के मुकाबले में मालियाती इदारों की तादाद काफ़ी कम हो गई है। पहले NDFC था, IDBP था और इस तरह के बहुत सारे इदारे थे, ICP था, इवन के SMEs के लिए IACP हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अब ये कोई इदारा वजूद इसका बरकरार नहीं है। तो अब आपके ख्याल में बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ नहीं गई कि SME का केयर करने के लिए, इसलिए कि और फिर कौन इनका होगा? ये देखिए जी, आपने जिन इदारों का नाम लिया था वो एसएमई को फाइनेंस या प्रमोट नहीं करते थे, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस जिनको हम DFI कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अच्छा, वो प्रमोट करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अंदर एसएमई भी शामिल थे, ये नहीं कि इसके अंदर छोटे प्रोजेक्ट भी होते थे, बड़े प्रोजेक्ट भी होते थे। तो अब वो सारे जो इदारे एक एक करके सारे ख़त्म हो गए। अब वो रोल अब बैंक्स ने लेना शुरू कर दिया है। बैंक्स के अंदर आपको मैं सिर्फ आपको याद दहानी करा लूँ कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ भी हैं, जैसे बहुत से मुदारबा नहीं, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पाक ओमान है, पाक लीबिया है, पाक ईरान है। एक्चुअली उन लोगों को ये रोल अदा करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट में चले गए। तो ये जो इदारे हैं ना, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बैंक्स की जिम्मेदारी बढ़ गई है इन द एब्सेंस ऑफ दोज DFIs। और मैं तो ये समझता हूँ हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि DFI को जैसे इदारे दोबारा बनाने चाहिए, ताकि जो हमारी मुल्क की ज़रूरियात हैं एज़ फार एज़ दी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो पूरी हो सके, कि ये बड़ा स्पेशलाइज काम है, ये कमर्शियल बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं कर सकते। ऐसे एक तरफ अब हम बैंक्स को भी फिर हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ हम बात करना चाहेंगे कि बैंक्स की ये जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं कि बैंकारी जो है, पहले तो ये था कि जिन्होंने फाइनेंस पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, वो बैंकारी में आ गए, लेकिन अब पिछले चंद सालों में जो बैंक्स की जो एकदम ग्रोथ हुई है, बहुत सारे, पहले तो गिनती के चंद बैंक हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक हैं। तो बैंक्स में अब मार्केटिंग की अहमियत ज़्यादा हो गई है, यानी पहले बैंक मैनेजर एक चीज़ हुआ करती थी, अब रिलेशनशिप मैनेजर्स की भरमार है, और बैंक्स में नौकरी भी टारगेट ओरिएंटेड हो गई है कि टारगेट पूरा करेंगे रिलेशनशिप मैनेजर। अब कुछ ये जब हमारा सिलसिला हम यहाँ की बात करते हैं तो बैंक्स की बोरोइंग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी जा रही है। अच्छा, अंडर द एग्रीमेंट विद IMF
फेडरल गवर्नमेंट को IMF ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि जब तक ये एग्रीमेंट में है स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते, तो वो गवर्नमेंट भी अब जाहिर है कमर्शियल और कन्वेंशनल बैंकर्स की तरफ आ रही है, तो ऐसी सूरत में फिर SME के लिए बचेगा क्या? ये जो इस मसले की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, ये पिछले कोई 4-5 सालों से ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है और बैंक के लिए बहुत आसान होता है कि जो डिपॉजिट मोबिलाइज किया जाए उसको ट्रेजरी बिल और PIB के अंदर इन्वेस्ट करके कमाया जाए। लेकिन अब ये जो फेनोमेना है वो चेंज होने वाला है। अच्छा, होने वाला है? हाँ, बल्कि मेरे ख्याल में इसकी इब्तिदा भी हो चुकी है। अच्छा। वजह ये है कि अभी आपने पिछले दिनों के अंदर देखा होगा कि पिछले 1 माह के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लेंडिंग शुरू कर दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली। अच्छा। अभी तो वाया ट्रेजरी बिल या वाया कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए होता था, तो लेकिन इसके बावजूद भी जो SME की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी अलग ही है। इसी वजह आप देखें ना, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो ADR जो है ना, एडवांस डिपॉजिट रेशियो, वो बहुत नीचे आ गया। यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसके अंदर तो ADR 85%, 80% और 2008 से पहले तो 125% भी होता था। हमारे मुल्क के अंदर 45% है। आप उससे अंदाज़ा लीजिए कि हमारे बैंक कितने शाई हैं टू इन्वेस्ट इन द SME एंड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो 65%, 55% वो सिर्फ गवर्नमेंट को बोरो का ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये अब ट्रेंड चेंज होगा क्योंकि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल टेक केयर ऑफ द बोइंग दैट। लेकिन SME का जो मैंने आपको बताया ना, जो फाइनेंसिंग का जो प्रॉब्लम है वो वही हुआ था कि पिछले सालों के अंदर बैंक के तजुर्बात अच्छे नहीं हुए थे, उस वजह से हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल में वो SME जो 10 साल पहले था पाकिस्तान के अंदर, आज का जो SME है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है और पढ़े लिखे लोग भी आ गए, एजुकेटेड यूथ आ रहा है इसके अंदर। और आप ये देखें कि बड़ी चेंज आएगी इसके अंदर और SME विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स टू। सर, ये बैंक्स और आपकी तरह के लेवल के लोग जो हैं, क्या ये रुख कुछ हमारी पॉलिसीज़ का मोड़ नहीं सकते? कि देखें, अगर SMEs जो हैं वो होते हैं छोटे कारोबारी लोग, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो अब जब वो कोई, जैसे आपने ऑटो इंडस्ट्री की एग्जांपल दी कि उसके वेंडर्स हैं, 5000 पार्ट्स लगते हैं तो उसके कम से कम 4000 तो वेंडर्स हैं इसके। तो वो जब छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई डाई लेकर, कोई एक मोल्डिंग मशीन लेकर करते हैं, तो उनकी भी एक फिजिबिलिटी होती है कि इतने पीस के बाद ब्रेक इवन होगा, उसके बाद आप अर्न करना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ हमारे मिजाज इस तरह के शाहाना हो गए हैं कि हम बड़ी जल्दी फ्रीक्वेंट मॉडल्स में तब्दीली कर देते हैं और वो छोटे एंटरप्रेन्योर का सरमाया जो है वो पूरा ROI इसका पूरा होता ही नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से वो आगे क्या इनकरेज होगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई पॉलिसीज़ में इस तरह से कंसिस्टेंसी आप रखवा नहीं सकते गवर्नमेंट को फोर्स करके कि ये चीज़ इस वक्त तक रहेगी ताकि इसकी फिजिबिलिटी, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाए। अब अगर हम यही एग्जाम्पल अपने पड़ोस मुल्क की कोट करें, वहाँ तो 1964 की फिएट आज भी एम्बेसडर के नाम पे बनती है, वही वाली, कोई तब्दीली नहीं। तो उसके वेंडर्स तो कितना कमा चुके होंगे, 1000 गुना ज़्यादा कमा चुके हैं, 10,000 गुना ज़्यादा कमा चुके होंगे। हमारे पास तो हर साल एक मॉडल बदल गया और वो पुराना बेकार हो गया। तो ऑटो पार्ट्स तो बनाने वाले तो डिस्करेज हो गए, उनका इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो गया। तो इसकी पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट नहीं कर सकते बैंकर्स। देखिए जी, उसके अंदर जो आपने ऑटो इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, लेकिन उसके अंदर जो मेरी जो इतला है वो ये है कि तकरीबन कोई 85% या 80%, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज 85% जो होते हैं ना, वो पार्ट्स के अंदर कोई डिज़ाइन का चेंज नहीं होता जी, कोई डिज़ाइन का चेंज नहीं होता। जो 20-25% जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर हर 5 साल के बाद चेंज होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो इंडस्ट्री के अंदर जो वेंडर इंडस्ट्री काम करती है, उनको ये इनकी मालूमात होती है कि वो कितने हद तक जाते हैं, वो नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से, नंबर ऑफ पीसेस के। लेकिन SME का सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, हर इंडस्ट्री के अंदर ताल्लुक है। आप सर्विस सेक्टर के अंदर भी देखिए, उसके अंदर भी SME है। आप मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी SME है। आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसमें भी SME है। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसी का तसलसल है वो तो हमारे मुल्क का प्रॉब्लम यही है कि हम हर साल के लिए पॉलिसी बनाते हैं, बिल्कुल, और फिर उसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए ना, अभी तक
हमारे पास कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ट्रेड पॉलिसी कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल। और अगर पॉलिसी अनाउंस भी होती है तो उस पर अमल भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए जो पॉलिसी हो उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल। देखिए ना, एक अनाउंसमेंट होती है, जो आम कारोबारी हजरात को शिकायत है कि जी हमें वो रिफंड नहीं मिलते। जी हाँ, रिफंड का तो खैर तो 300 अरब का मसला है। वो अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जनवरी में अनाउंसमेंट की थी, लेकिन आज अगस्त हो गया, उसका कोई रिफंड नहीं मिलता। भाई साहब, आपसे अभी बातचीत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुश आमदेद। बातचीत का सिलसिला हमारा जनाब हुसैन लवाई साहब के साथ जारी रहेगा, और यकीनन आपको भी काफ़ी सारी मालूमात से आगाही हासिल हो रही होगी हुसैन लवाई साहब की बातचीत की। और पर्टिकुलरली आज तो कुछ थोड़ा सा मैं टिल्टेड हूँ टुवर्ड्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ की तरफ, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक के लिए मखसूस नहीं है ये प्रोग्राम। आज हम बैंकारी पर भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अब ये एसएमई के बारे में एक लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तो एक बड़े सीजन प्रोफेशनल बैंकर हैं, बल्कि अब तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के भी आप हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, लेकिन बहरहाल पहले मैं एसएमई के बारे में जो पूछना चाहता हूँ ये मैं पूछ लूँ कि इस लेवल पर पहुँचने के बाद आपका अपना क्या पर्सनल एनालिसिस है कि अभी तक एसएमई पर इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी बैंक्स ने? देखिए जी, जो उसकी मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी वजह उसकी तवज्जो न देने की ये है कि मेरे ख़्याल में कि 90% जो एसएमईज़ है ना, वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। वो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, या कुछ दोस्तों ने मिलकर काम शुरू कर दिया हुआ है, या प्राइवेट बोरिंग से उन्होंने काम शुरू किया। क्योंकि जनाब, आप जब बैंक के पास जाते हैं ना, तो बैंक की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो फिजिबिलिटी इनको चाहिए, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए, फिर आपको सिक्योरिटी चाहिए, जो सबसे बड़ा मसला होता है। और एसएमई सिक्योरिटी दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई बड़ी एसेट होते नहीं है। तो ज़्यादातर वो होता है कैश फ्लो बुनियाद के ऊपर। जो एसएमई की लैंडिंग होती है वो कैश फ्लो की बुनियाद पर होते हैं। तो उसके अंदर दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, जो कारोबारी हजरात हैं छोटे, उनको भी और बैंक को भी। तो वो फिर इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से जो तवज्जो है ना उनकी तरफ से होती है, बिजनेसमैन की तरफ से होती है, और ना बैंक की तरफ से होती है। लेकिन अब बैंक के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि आपको पता है कि आजकल इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी नीचे आ गए। यानी लेंडिंग रेट अभी आप 6%, 6.5%, जो हर दफ़ा बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, उसकी वजह से बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उसकी जो अर्निंग इनकम बेहतर कैसे हो। तो उनको जो सबसे बड़ी जो उनको नज़र आती है अर्निंग पोटेंशियल, वो एसएमई में नज़र आता है। क्योंकि आप बड़े कारोबारी इदारे में जाते हैं, वो तो कहते हैं जी आपको हम 6% में हम बोरो करें, तो 6% कर बैंक कमा नहीं सकता। और आप एसएमई के पास जाएं तो आपको 9% देने के लिए भी तैयार है, 10% देने के लिए भी तैयार है। तो इस वजह से लेकिन वॉल्यूम तो कम होता होगा ना सर? नहीं, वॉल्यूम कम होता है, लेकिन अगर वो अगर लार्ज स्केल अगर एक हो, उसको 100 मिलियन देते हैं जी। लेकिन अगर ये छोटे छोटे 10 वाले हम 100 होते हैं, तो आपका वॉल्यूम बल्कि बढ़ जाता है, तकरीबन बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन नंबर बढ़ जाते हैं, नंबर, लेकिन उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ बोरोवर्स बढ़ जाते हैं, और उसके ऊपर जो एक्सपेंस होते हैं वो भी थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ते जी। तो मेरा ख्याल है कि अब बैंक की उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और अब जो रिक्वायरमेंट भी जो है एसएमई की भी रिक्वायरमेंट है ना, वो भी अब बढ़ रही है। पहले जो एक काम, मैं आपको मिसाल दूँ, 1 करोड़ रुपए में जो होता था जी, बिकॉज ऑफ आवर डॉलर की एप्रिसिएशन की वजह से अब वो 10 करोड़ रुपए में होता है। पिछले 15-20 सालों के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट फंडिंग की बढ़ गई है, अब उनको भी अब चाहिए। तो अब वो उस तरफ से आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और मेरा ख्याल में कि मैं ये समझता हूँ अगले 10 साल के अंदर आप ये देखें कि एसएमई विल डोमिनेट दी फंडिंग ऑफ कमर्शियल। जी बिल्कुल, बहुत खूब। इसमें एग्रीकल्चरल का कितना पोर्शन होगा? एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा सेक्टर है जी, और उनकी जो टारगेट दिए जाते हैं हमें अपने बैंकिंग सेक्टर को सेंट्रल बैंक की तरफ से जी, वो अब तो टारगेट पहले तो कोई बैंक मीट नहीं कर सकता था। अब माशाल्लाह देखिए ना, बैंक के भी तवज्जो एग्रीकल्चर फाइनेंस की तरफ हो गई है। पिछले क्वार्टर के अंदर कोई 600 बिलियन की जो टारगेट दिया गया था वो तकरीबन अचीव कर लिया बैंक, 586 या कुछ इतना बिलियन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अब वो जो रुझान है ना बैंक की तरफ से कि एग्रीकल्चर की भी तवज्जो दें, एसएमई की तरफ भी तवज्जो दें,
तो मेरे ख्याल में वो तवज्जो देना शुरू हो गई है। ओके, अच्छा सर, अब इससे एक स्टेप और ऊपर आते हैं हम पाकिस्तान की इकॉनमी पर, ठीक है ना, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर। अब पिछले दिनों एक काफ़ी हम ह्यू एंड क्राई सुन रहे हैं कि हमारी बरामदात जो हैं वो कंटिन्यूस डिक्लाइन की तरफ हैं और हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो उसका ट्रेंड इंक्रीज्ड है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे मौके पर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कह लें, आप क्या कह लें, कि हमारे होम रेमिटेंस पे हमारा गुजारा है। जी जी, कि ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये गैप हमारा होम रेमिटेंस के ज़रिए पूरा हो रहा है। अगर के खुदा न खास्ता ये ना हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे। जी। तो होम रेमिटेंस के बारे में भी एक चीज़ कही जाती है कि जितना आता है वो भी पूरा नहीं है। इनफैक्ट जितना आता है ये ऑफिशियल सोर्स से, इससे ज़्यादा अनऑफिशियल ज़राए से भी आता है। तो इसे किस तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हैं बैंक्स के लोग सारे, कि जितना आए वो 100% लीगल चैनल से आए? देखिए जी, आपने बहुत ही एक अहम जो मसला है हमारे मुल्क का, कि आप अंदाज़ा कीजिए कि पिछले 8 सालों के अंदर ये सिलसिला हुआ था 2008 से। PRI के तहत पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, PRI इसको कहते थे, वो शुरू किया गया था। और उस वक्त 6 बिलियन होम रेमिटेंस होती थी और आज माशाल्लाह 8 साल के अंदर 20 बिलियन हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अनऑफिशियल चैनल से जो रेमिटेंस आती थी वो सारी डाइवर्ट हुई है टूवर्ड्स द ऑफिशियल चैनल। जी हाँ, होना शुरू हो गई है। जी हाँ, तो आप ये देखें ना कि बैंकों ने ही एक अपना बड़ा किरदार अदा किया और उसके अंदर मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी, कि उन्होंने बड़ा इनक्रेज किया है और जो भी उसके अंदर मुश्किलात हायल थी वो सारी उन्होंने एक एक करके उन्होंने ख़त्म कर दी। बल्कि यहाँ तक कि अब बैंक्स जो है वो जो पाकिस्तानी सऊदी अरब से या अमेरिका से भेजा जाता है उसको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता। अच्छा। वो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद अदा करती है बैंक्स को। मेरा अपना ख्याल है कि गेस्टिमेट है कि तकरीबन 30 से 35 बिलियन रेमिटेंस आती है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर 20 बिलियन ऑफिशियल चैनल से आती है और तकरीबन 15 अनऑफिशियल चैनल से आती है। सर, अभी रिसेंटली एक सऊदी अरब में काफ़ी सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, काफ़ी सारे 8-10 हज़ार वहाँ पे हैं और कुछ इसमें थोड़ा सा इसका ग्राफ जो है ना बिल्कुल ECG की तरह चल रहा है एक्सपोर्ट ये होम रेमिटेंस का, कि पिछले महीने कहते हैं कि रमज़ान का महीना और ईद की वजह से रेमिटेंस काफ़ी सारी आ जाती है और ईद के बाद जो है फिर वो एकदम से गिर जाती है कि पैसे तो ईद पर सारे भेज दिए। तो एक तबका कहता है कि रेमिटेंस एकदम डाउन हो गई है, एक तबका कहता है कि डाउन नहीं हुई है। पिछले 20 सालों का अगर आप ट्रेंड देख लें तो यही है कि रमज़ान में ईद में रेमिटेंस बढ़ जाती है, रमज़ान के बाद फ़ौरन गिर जाती है। और गिरने का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने भेजना छोड़ दिया, भेजेंगे, बकरा ईद पे बकरा ख़रीदने के लिए भी पैसे भेजेंगे लोग जी। लेकिन ये कि ये ऐसा ग्राफ स्टेबल नहीं रहता इसका, तो कोई स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। देखिए जी, ये तो एक सीजनल जिसको हम कहते हैं, सीजनल ट्रेंड होते हैं, ये हर इंडस्ट्री में होते हैं जी। इस सिवाय हम आप जो होम रेमिटेंस की बात कर रहे हैं उसके लिए नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पर आपका राइस है जी, वो 4 महीने ही होता है जी। वीट है वो भी 4 महीने ही होता है। शुगर मिलें भी 4 महीने ही चलती हैं। तो ये जो सीजनल वेरिएशन होते हैं तो वो अपनी जगह पे होती हैं। लेकिन होम रेमिटेंस की इम्पोर्टेंस इस वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा है कि जैसे आपने फरमाया कि उससे हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है ना उसको हमको कम करने के अंदर मदद मिलती है, तो उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सबसे जो पॉलिसी मेकर को जो सोचना चाहिए वो ये है कि जो हमारी जितनी भी होम रेमिटेंस आती है ना वो सारी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, यानी उसका कोई हम प्रोडक्टिव यूज़ नहीं ला रहे, सिवाय इसके कि आप घर ख़रीदते हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चों की स्कूल के लिए होती है। तो अगर मेरे ख्याल में कोई हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी स्कीम बनाए कि उनको वो प्रोडक्टिव चैनल में डालें, जैसे अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की इतनी सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल पर्टिकुलरली जो हमारे एनर्जी जनरेशन के लिए हमें चाहिए, हमें ट्रांसमिशन लाइनें करने के लिए चाहिए, तो हम दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं। तो ये हम अगर इसको चैनल दूसरे ममालिक में मुहिम अपने लोगों की तरफ देखें, हाँ अपनी तरफ देखें, हम उनको ऑफ़र करें, क्योंकि अभी लोग पाकिस्तान के अंदर ही रकम रखना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर इतने मसाइल हो गए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि कोई ऐसी स्कीम निकाले, कोई ऐसा बॉन्ड निकाले कि जो सिर्फ इनकी इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए हो, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान, 5 साल का बॉन्ड हो, 7 साल का हो, 3 साल का हो, और अच्छा उनके ऊपर रिटर्न दे। और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। तो ये मेरे ख्याल में कर सकते हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के पैसों का हम एक बड़ा मुस्बत तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप को जो आपकी जो डिपेंडेंस है ना होम रेमिटेंस के ऊपर, क्योंकि देखिए जी अगले 10 सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये टेपर अप होगा। बिल्कुल, जैसे आपने सऊदी अरब का एग्जांपल दिया, 10,000 आदमी, जहाँ पर ऑयल प्राइस गिरी है तो वहाँ सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नए उन्होंने बंद कर दिया। कंस्ट्रक्शन तो बंद जो है वो तो चल रहे हैं, लेकिन वो भी अगले 2 सालों में 3 सालों के अंदर खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा आपके ऊपर। बिल्कुल। आज सर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स की क्या वजह होगी आपके ख्याल में? देखिए जी, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो मुल्क के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। हम मुख्तलिफ तरीके से चूँकि हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते बिजनेसमैन से, तो हम विथ होल्डिंग टैक्स की रेजिम की तरफ चल पड़े। जब आप विथ होल्डिंग टैक्स के ऊपर रेजिम पे चल पड़े तो इट बिकम ए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आपको जैसे 0.3% या 0.6% कैश विड्रॉल पर आप लगा दिया आपने जी, तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड हो गया। जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, आप देखिए एनर्जी की प्राइसेस 18 रुपये, 20 रुपये, अब हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर 8 रुपये है, 5 रुपये वहाँ पर सब्सिडी मिलती है। तो इस सूरत के अंदर वी विल नॉट बी कम्पिटिटिव। एक बात तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरी बात ये है कि हम जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगाते हैं कि आप जमा करें फिर बाद में आप ले लें। उससे ये होता है कि ज़ीरो रेटेड नहीं होने की वजह से जो सर ये तो एक बहुत बड़ा 300 बिलियन के जो फंसे हुए हैं रिफंड। जी हाँ, 300 अरब के रिफंड फंसे हुए हैं। और तो वर्किंग कैपिटल एज पर कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 20 अगस्त तक सारे दे देंगे। 20 अगस्त में वो साल नहीं बताया ना सर उन्होंने, वो साल नहीं बताया। ये बड़ा सही है, फिर बात की कि वो साल नहीं पता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल की स्टक हो जाती है। लेकिन सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो एक खामी है कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है, वजारत तिजारत कहती है कि यस रिफ़ंड देना है, हम कोशिश कर रहे हैं रिफ़ंड दिलवाने के लिए। रिफ़ंड का चेक जो है वो वजारत ख़जाना के पास है जी, लेने वाले तो वो फ्रंटमैन की तरह ये वजारत तिजारत है, देने वाले वजारत ख़जाना है, और कहते हैं कि हम फैसिलिटेट कर देंगे आपको, लेकिन दिला नहीं सकते। और उनके साथ वो खुद भी हमदर्दी के मुंह बनाए बैठ जाते हैं वजारत तिजारत वाले कि क्या करें, चेक बुक तो वजारत तिजारत के ख़जाना के पास है। सही फरमाया, लेकिन फंस कौन रहा है? हाँ जी हाँ, वो तो बस उसका एक देखिए जी, इसका एक निज़ाम होना चाहिए कि जिसके अंदर एक कमेटी हो, अगर वो पास कर दे जिसके अंदर ख़जाना के भी लोग हो, वजारत ख़जाना, वजारत तिजारत के भी हो और टेडाब भी हो, तो मेरे ख्याल में ये मसले सर एक तो वो नियत का वो डिपेंड करता है नियत के ऊपर। अगर आपकी देने की नियत है तो आप दे सकते हैं, यही हो जाता है। लेकिन सर देखिए ना, एक तरफ तो हम उनसे वो भी लेते हैं EDF के नाम पर, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, फिर एक और भी लेते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड EMDF, तो वो आपके हर प्रोसीड में से 0.25% डिडक्ट होता है, तो वो तो लेते ही हैं ना। उसका भी तो कोई खर्चा सिवाय इसके विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माजरत के साथ कि 5 स्टार क्लब्स की मेंबरशिप के लिए और वो गाड़ियाँ खरीदने के लिए हो गया, वो भी तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल ये तो नहीं है ना सर, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का ये तो नहीं है जी, बिल्कुल तो सही। ये इसका कोई हल नहीं है? कोई नहीं, इसका तो हल ये है कि उसकी जो टेडाब से निकाल के एक अथॉरिटी बनाई जाए जो इसके लिए बाकायदा प्राइवेट सेक्टर के लोग हो उसके अंदर, वो बाकायदा उसकी अकाउंट पब्लिश होने चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कहाँ पर खर्च हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली तो हर चीज़ उन्होंने अंडर द कारपेट रखी है। सर अब मुख्तसर वक्त में आपसे मेरे पे कुछ 2 सवाल और भी मैं करना चाहूँगा कि प्रोफेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए कि देखिए बैंकार हमारे पास हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल बैंकर्स हैं, लेकिन इल्म तो एक जहद मुसलसिल है और नई नई टेक्नोलॉजी, आज से 10 साल पहले बैंकारी आज नहीं है, आज वो आउटडेटेड हो गई है। तो ये बैंक्स के प्रोफेशनलिज्म के डेवलपमेंट में ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान जिसके आप सरबराही कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहा है, कुछ कर रहा है या? जी देखिए जी, IBP का रोल यही है कि जो बैंकिंग प्रोफेशनल है उसको अपग्रेड किया जाए जी। अभी तक तो जो तवज्जो थी वो सिर्फ ट्रेनिंग पे ज़्यादा थी और उसके अलावा और कोई काम नहीं करते थे। अब हमने ये फैसला किया है हमारी काउंसिल ने, जिनके सरबराह हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कि हम सर्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे
हम ये करेंगे कि लोगों को अगर टेलर बनना है या कैशियर बनना है तो उसको भी एक कोर्स करना पड़ेगा और उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा। जिस तरह से आपको अगर अकाउंटिंग का काम करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ता है, तो आई कैप उसको सर्टिफाइड तो ही बन सकता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के लिए ICMA देता है तो ही बन सकता है। तो इसी तरह IBP भी इंशाल्लाह अगले 5 सालों के अंदर उस लेवल पे पहुंच जाएगी कि जहां पर हमारी सर्टिफिकेशन के बगैर वो लोग बैंकारी की नौकरी नहीं कर सकेंगे। उससे ये होगा कि हर आदमी जिनका ताल्लुक बैंक के अंदर काम करने का होगा ना, उसको वो नॉलेज होगी, वो प्रोफेशनल नॉलेज होगी, तभी जाके वो कर सकेगा काम। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 3 से 5 सालों के अंदर हम इसकी तरफ ज़्यादा काम करेंगे और हमने ये इब्तिदा शुरू भी कर दी है। अच्छा। कि अब टेलर का हमने कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि सबसे पहला जो रब्ता होता है एक कस्टमर का टेलर से होता है जी। तो हम चाहते हैं कि टेलर को हम वो ट्रेनिंग दें फ्रंट लाइन जी। इसी तरह से जो आपने कहा कि CSO जो कस्टमर रिलेशंस ऑफिसर है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी हम सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं, ब्रांच ऑपरेशन की करने जा रहे हैं, ब्रांच मैनेजर करने जा रहे हैं। तो ये एक नया हमने सोचा है कि हम उसको एक सर्टिफाइंग बॉडी बना दें ताकि जो हमारा बैंकिंग प्रोफेशनल का जो मायार है ना वो ऊपर आए। सर ये मतलब सिर्फ फ्रंट लाइन तक महदूद है या स्टेप बाय स्टेप ऊपर भी बढ़ा है? ऊपर भी बैंक का प्रेसिडेंट बनने के लिए भी क्या क्वालिटीज चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इब्तिदा कर रहे हैं टेलर से, कमांड एंड स्टाफ कोटा, फिर उसके बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कि वो इसी तरह से हम कोई जनरल बन नहीं सकता जब तक NDU से पास आउट ना हो, कोई कर्नल बन नहीं सकता जब तक कमांड एंड स्टाफ से पास आउट ना हो। बिल्कुल इसी तरह से होगा। टेलर होगा, ऑपरेशन मैनेजर होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, रीजनल मैनेजर होगा, फिर प्रेसिडेंट भी होगा। उसके अंदर जो हमने एक जो ख़ास बात की है कि पहली मरतबा ये हुआ है कि IBP ने अब यंग पढ़े लिखे बच्चे रिक्रूट किए हैं, उनको 6 माह की ट्रेनिंग दी जा रही है और अब वो डायरेक्टली बैंक के अंदर काम कर सकेंगे। अच्छा। ये कभी भी नहीं हुई, पहली मरतबा। डायरेक्ट यूथ आफ्टर द एजुकेशन, जैसे आपने BCom कर लिया, BA कर लिया, BSc कर लिया, तो दे कैन अप्लाई टू अस। हम 200 का 250 का बैच बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे 6 माह की और वो दे विल बी अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। अब बैंक को उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी, बैंक्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत। तो ये होगा, ये जो बैचेस आएंगे, ये जो खैप आएगी नए बैंकर की, वो सब ट्रेंड होंगे पहले से, शुरू से ही, पहले से ट्रेन इन डिफरेंट फील्ड, इन डिफरेंट फील्ड कि जिसमें सिर्फ क्रेडिट भी होगा, सारे कंप्लीट उनको A to Z पढ़ाया जाएगा। सर यही चीज़ है जो आपने एक बात की ना। जी हाँ, ये हम इसको ख़त्म कर रहे हैं इस तरह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है। और माशाल्लाह से आप तो एक सीजन बैंकर हैं और आप तो एक तजुर्बेकार बैंकर हैं, आपका तो नाम लगा दें तो बस काफ़ी है कि आगे लोगों को बैंक नहीं पड़ता। तो जब ये नाम के साथ ये चीज़ें जुड़ जाती हैं ना, तो लोगों की तवक्कुआत भी जुड़ जाती हैं। अब अगर जो नाम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स की सरबराही में हुसैन लवाई अगर लगा है, तो लोगों की तवक्कुआत भी यही है कि अब इसका मेयार भी वही होगा कि जो अब रातों रात तो आपका नाम नहीं बनाना सर, ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स। तो ये करें, तो क्या आप समझते हैं कि हमारा फ्यूचर ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात कर दीजिए, हमारा आखिरी कर नहीं, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अब ये 4.7% की जो GDP की ग्रोथ है वो मेरे ख्याल में कंटिन्यू रहेगी। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको कंटिन्यू करने की, कि अगर हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर दें, शुरू कर दें इम्प्लीमेंट करना, तो मेरे ख्याल में आई थिंक वी हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह। लवाई साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुफीद मालूमात हासिल हुई हमें और इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में जारी रहेगा, आपको ज़हमत देते रहेंगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे ख़यालात और मुस्तक़बिल के प्लान्स जनाब हुसैन लवाई साहब की ज़बानी। हुसैन लवाई साहब न सिर्फ बैंकार हैं बल्कि बैंकारों को ट्रेनिंग देने वाले इदारे की सरबराही कर रहे हैं, यानी बैंक्स में प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने का बेड़ा उठाया हुआ आपने। हमारी दुआएं अल्लाह ताला आपको हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।